नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बाराबंकी में प्रियंका गांधी की घोषणा, किसानों का कर्ज माफ करने के साथ 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगा आरएसएस का संगठन, भारतीय मजदूर संघ इस वजह से आक्रोशित। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन बीजेपी के लिए बना खतरा, आरएसएस ने भाजपा को दी ये चुनावी सलाह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। बाराबंकी में प्रियंका गांधी की घोषणा, किसानों का कर्ज माफ करने के साथ 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने के प्रयास में लगी कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश के 3 जिलों से कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना किया। 9 दिनी यह तीनों यात्राएं 27 जिलों में पहुंचेंगी। बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने बड़ी घोषणा भी की। बाराबंकी के तमरसेपुर ग्राम में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी वारा ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पार्टी की प्राथमिकता की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2022 में हमारी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 40% सीट आरक्षित कर चुकी है। इसके साथ ही इंटर पास छात्राओं को स्मार्टफोन तथा स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर गेहूं व धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपया तथा गन्ना का 400 रुपया प्रति क्विंटल रखा जाएगा। इसके साथ सरकार बनने पर गरीबों को 25 हजार रुपए की मदद और सबका बिजली बिल हाफ तथा कोरोना काल का बिल माफ होगा। प्रियंका गांधी ने इन घोषणाओं के बाद कहा कि हम तो किसानों के हितैषी हैं। यूपी में हाल ही में लखीमपुर खीरी में क्रूरता से किसानों को कुचलकर मारा गया है। यह ऐसा हादसा है जिससे पूरे देश को समझ आ रहा है कि यह सरकार किसानों का कैसे भला कर रही है। जिसने किसानों को कुचला उसको पकड़ने में सरकार ने कितनी देरी लगाए। आज तक उसका पिता मोदी जी की सरकार में मंत्री है। यह तो इनके काम की एक मिसाल है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करेगा आरएसएस का संगठन, भारतीय मजदूर संघ इस वजह से आक्रोशित। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश को लेकर विपक्ष की ओर से आलोचनाओं का सामना कर रही मोदी सरकार को अब अपनों का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध करने के लिए 28 अक्टूबर को देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। एएनआई से बात करते हुए भारतीय मजदूर संघ बीएमएस के ऑल इंडिया सेक्रेटरी गिरीश चंद्र आर्य ने कहा, बीएमएस की समन्वय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के सरकार के फैसले का विरोध करने का फैसला किया है। आंदोलन के लिए पहचान रखने वाले सभी ट्रेड यूनियनों को सरकार की इस नीति का विरोध करना चाहिए, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। ऐसी स्थिति में हमने राष्ट्रव्यापी धरने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में कौन है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हमारा रुख समान रहना चाहिए। यह महसूस करना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र बहुत अच्छा लाभांश देता है, केंद्र सरकार इसे क्यों बेचना चाहती है। आर्य ने कहा कि उन्होंने एनएचपीएल, बीएसएनएल और बीएचईएल सहित स्टील, पावर, टेलीकॉम, बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर के लोगों को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा, सरकार विनिवेश के मोर्चे पर विफल रही, सरकार निजीकरण के मोर्चे पर भी विफल रही। सरकार ऐसे अर्थशास्त्रियों की मदद से काम कर रही है जो इन कदमों को बढ़ावा देते हैं। वो देश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद कहती है सरकार बिक्री नहीं कर रही है। मैं मनाता हूं कि इस कदम से सरकार पट्टे पर डाल रही है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी दी है, जो सभी गैर रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रदान करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन बीजेपी के लिए बना खतरा, आरएसएस ने भाजपा को दी ये चुनावी सलाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में पिछले कई महीनों से पंजाब, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान धरना दे रहे हैं। अब पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में किसानों का सरकार के विरोध में खड़ा होना बीजेपी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। अब आरएसएस ने भी भाजपा को खतरे की झंडी दिखा दी है और उसे प्रदर्शन कर रहे किसानों तक पहुंचने के लिए कहा है। आरएसएस ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बचाने के लिए अपना स्टैंड बदलने की सलाह दी है। संगठन ने यह भी कहा है कि पार्टी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वो चुनाव तक अल्पसंख्यकों और अन्य जाति समूहों को अलग थलग न करे। आरएसएस के संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल ने पिछले 1 हफ्ते में यूपी, खासकर पश्चिमी यूपी के कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर जमीनी हालात का जायजा लिया है।
कई दिनों तक हुई बैठकों के दौरान भाजपा नेताओं को सलाह दी गई कि वे सिखों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों या जाटों जैसे जाति समूहों का विरोध न करें। संघ में उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि बैठकें स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने से पहले गलतियों को सुधारने की एक कवायद थी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा और कुछ भाजपा नेताओं के बयानों से पार्टी की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है और आरएसएस को लगता है कि पार्टी इस तरह का जोखिम नहीं उठा सकती, खासकर चुनावी राज्यों में। संघ आलाकमान ने अलग अलग बैठकों में विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के भाजपा नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान एक ही बात निकल कर आई कि आंदोलनकारी किसानों के गुस्से को दूर करने के लिए बीजेपी सुचारू रूप से काम करें। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया, वरुण गांधी ने फिर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी आजकल अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। उन्होंने एक बार फिर ऐसे किसान का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो अपनी धान के ढेर में आग लगा दिया है। किसान धान नहीं बिकने से बहुत दुखी था। इसको लेकर वरुण गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के किसान समोद सिंह पिछले 15 दिनों से अपनी धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में मारे मारे फिर रहे थे। जब धान बिका नहीं तो निराश होकर इसमें स्वयं आग लगा दी। इस व्यवस्था ने किसानों को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। कृषि नीति पर पुनर्चिंतन आज की सबसे बड़ी जरूरत है। गौरतलब है कि आजकल वरुण गांधी बीजेपी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो बीजेपी से ही सांसद हैं, लेकिन उनके तेवर बता रहे हैं कि वो अपनी ही पार्टी से इन दिनों नाराज चल रहे हैं। इससे पहले भी वरुण गांधी किसानों के मुद्दे पर हमलावर रहे हैं। किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो भी ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने लिखा था, वाइज वर्ड्स फ्रॉम अ बिग हार्टेड लीडर, यानी कि बड़े दिल वाले नेता के समझदार शब्द। पहले भी वरुण गांधी बार बार किसानों और स्थानीय नागरिकों के साथ खड़े दिखे हैं। वरुण कई बार किसानों के हक में आवाज बुलंद करते हुए गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने, किसानों की बात सुनने की अपील करते रहे हैं। इसके पहले लखीमपुर खीरी कांड पर भी वरुण गांधी ने ट्वीट किया था। वरुण ने कहा था कि लखीमपुर खीरी हिंसा को हिंदू बनाम सिख की लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। वरुण ने लिखा, लखीमपुर खीरी को हिंदू बनाम सिख लड़ाई में बदलने की कोशिश की जा रही है। यह न केवल एक अनैतिक और झूठा आख्यान है, बल्कि इन फॉल्ट लाइंस को बनाना और उन घावों को फिर से कुरेदना खतरनाक है जिसे ठीक करने में एक पीढ़ी लग गई। हमें राष्ट्रीय एकता से ऊपर राजनीतिक लाभ नहीं रखना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लोगों को सुशासन देने में विफल रही केंद्र सरकार, गहलोत। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर लोगों को सुशासन देने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हकीकत के आधार पर फैसले करने चाहिए, तभी वो सुशासन देने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता समझदार है और वो समय आने पर केंद्र में सत्तारूढ़ लोगों को सबक सिखाएगी। यहाँ संवाददाताओं से बातचीत में गहलोत ने कहा कि देश में घुटन का माहौल बन गया है, जिसे दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पहल करनी चाहिए। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा विभिन्न जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी दलों को डराने दबाने के लिए किए जाने के उनके आरोप के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे देश में जहां जहां चुनाव होता है वहां ये तो इनका एजेंडा है। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां सीबीआई, आयकर विभाग, ईडी के अधिकारियों को यही संदेश जाते हैं कि किस प्रकार से आपको चुन चुन वहां मैसेज देना है ताकि वहां लोग घबरा जाएं। ये इनकी टैक्टिक्स, हथकंडा है। गहलोत ने भाजपा का नाम लिए बिना कहा, जब से ये चुनाव जीत कर आए हैं यह नई परंपरा शुरू कर दी है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर लोगों में भय होता है और घुटन का माहौल बनता है। आज व्यापारी हो या उद्योगपति, ऐसा माहौल बन गया है। मोदी को चाहिए कि इस माहौल को दूर करें। मुख्यमंत्री ने कहा, लोकतंत्र में प्रेम मोहब्बत होगी, आपस में भाईचारा होगा, सरकार के प्रति विश्वास होगा, तभी सुशासन होगा। मेरा मानना है कि इसमें यह केंद्र सरकार विफल हो रही है। चूंकि मोदी प्रधानमंत्री हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि वे निगरानी करें और देखें कि हकीकत क्या है और हकीकत के आधार पर फैसले करने चाहिए, तभी वो सुशासन देने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा, वरना समय आएगा लोग इनको सबक सिखाएंगे, इनको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, कांग्रेस शासन में भी, भाजपा के शासन में भी, वाजपेयी जी थे तब भी। इंदिरा गांधी जैसी महान नेता चुनाव हार गयी। गहलोत ने कहा, तो यह जनता किसी को बख्शने वाली नहीं। देश की जनता बहुत समझदार है। वो अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन अक्ल, होशियारी में हिंदुस्तान की जनता का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक के बाद एक नौकरी लग रही है, जबकि 2 करोड़ रोजगार का वादा करने वाले प्रधानमंत्री गायब हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब चुनाव, फ्रंट फुट पर खेल रही कांग्रेस। 3 दिन में ताबड़तोड़ 2 बड़ी बैठकें, 150 सीटों पर उम्मीदवारों की छंटनी। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में आज शाम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की अहम बैठक है। इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी।
कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी और पार्टी के यूपी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत पार्टी के कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। इसके अलावा 26 अक्टूबर को भी पार्टी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों, प्रभारियों और महासचिवों की बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी अनी के मुताबिक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए करीब 150 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की स्क्रूटनिंग पूरी कर ली है। इसे समाजवादी पार्टी पर एक दबाव बनाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। 2 दिन पहले ही एक फ्लाइट में सफर के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आमने सामने हुए थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दूर से ही अभिवादन हुआ। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है। इस सिलसिले में पार्टी ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के कार्यकर्ताओं को चुनावी लिहाज से प्रशिक्षित करने के लिए कांग्रेस इन दिनों प्रशिक्षण से पराक्रम तक ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रही है। इनके अलावा प्रियंका गांधी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देगी। प्रियंका गांधी लड़की हूं और लड़ सकती हूं अभियान की पहले ही शुरुआत कर चुकी हैं। इसके तहत 40% सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की बात कह चुकी हैं। प्रियंका गांधी इन दिनों लखनऊ में कैंप कर रही हैं। वो एक सप्ताह के दौरे पर वहां पहुंची हैं। कांग्रेस राज्य में जल्द चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही राज्य में उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। इसके लिए पार्टी ने जितेंद्र सिंह की अगुवाई में एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा, वर्षा गायकवाड़, अजय सिंह लल्लू और खुद प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानून मंत्री की मौजूदगी में सीजेआई ने दिखाया सरकार को आईना, अदालतों के हाल पर कही यह बात। जी हां दोस्तों, भारत के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कानून मंत्री के सामने ही ज्यूडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मुद्दा उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के सामने उन्होंने देश के न्यायिक बुनियादी ढांचे के बारे में चिंता जताई। सीजेआई ने ये बातें बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच के नए अनेक्स भवन के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कही। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को उन्होंने दर्शाते हुए कहा कि केवल 5% अदालत परिसरों में बुनियादी चिकित्सा सहायता है, 26% अदालतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय तक नहीं है, 16% अदालतों में पुरुषों के लिए शौचालय तक नहीं है, लगभग 50% न्यायालय परिसरों में लाइब्रेरी नहीं है। इसके अलावा 46% कोर्ट परिसर में पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है। अदालतों में उचित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए सीजेआई ने कहा, यदि आप न्यायिक प्रणाली से अच्छा परिणाम चाहते हैं तो हम इस वर्तमान स्थिति में काम करना जारी नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि देश में कुल न्यायिक अधिकारी 24,280 हैं, जबकि कोर्ट हॉल की संख्या 20,143 है, जिसमें 623 किराए की जगहें शामिल हैं। न्यायिक बुनियादी ढांचे से जुड़े अहम प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजा है। मैं जल्द ही सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा हूं और केंद्रीय कानून मंत्री इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। सीजेआई ने कहा कि कई बार लोग अदालतों का रुख करने के इच्छुक नहीं होते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस धारणा को दूर करें। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सीजेआई ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभावी न्यायपालिका अर्थव्यवस्था के विकास में मदद कर सकती है और न्याय देने में विफलता देश को प्रभावित करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रभावी न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। लखीमपुर के किसान ने धान में लगाया आग, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साध रही हैं। प्रियंका गांधी ने शनिवार को किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, ऊपर की भाजपा सरकार किसानों को प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में 2 खबरों का जिक्र किया। पहली खबर लखीमपुर में धान खरीदारी से जुड़ी थी, जहां धान न बिकने से परेशान किसान को मंडी में पड़े धान में आग लगानी पड़ी। वहीं उन्होंने ललितपुर की घटना का जिक्र किया, जहां खाद के लिए लाइन में खड़े खड़े किसान की मौत हो गई। दरअसल लखीमपुर खीरी में 5 दिनों से धान की बिक्री का इंतजार कर रहे किसान ने परेशान होकर मंडी में पड़ी फसल में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि किसान ने 5 दिन पहले धान की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जब धान नहीं बिके तो उसने परेशान होकर इनमें आग लगा दी। यह देखकर वहां मौजूद अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने तुरंत आग बुझाई और किसान को धान खरीदने का भरोसा दिया। वहीं दूसरी खबर ललितपुर की है। यहाँ एक किसान की खाद के लिए लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान 2 दिन से लाइन में खड़े होकर खाद के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे खाद नहीं मिली। शुक्रवार को उसके सीने में अचानक दर्द हुआ और वो गिर गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्ज्वला योजना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें भिंड में एक कबाड़ की दुकान में सिलेंडर पड़े नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने लिखा, मध्य प्रदेश के भिंड में इस तरह कबाड़ में बिक रहे हैं मोदी सरकार की सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वाली उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर और चूल्हे भूसे के ढेर में पड़े हैं।
यह स्थिति उस प्रदेश की है जहां के जबलपुर में देश के गृह मंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड में कोयले की ढुलाई मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जी हां दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग जिले में कोयले की अवैध ढुलाई और उसके भंडारण से संबंधित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने एनजीटी के आदेश के एक हिस्से पर रोक भी लगा दी, जिसमें नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) को 3 महीने के भीतर कोयले के स्थानांतरण के लिए झारखंड में हजारीबाग जिले के बड़कागांव में कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि सड़क के जरिए कोयले की ढुलाई से बचा जा सके। जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने एनजीटी के 6 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली एनटीपीसी की याचिका पर रेल मंत्रालय, झारखंड सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किए। साथ ही पीठ ने कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने की समय सीमा निर्धारित करने संबंधी एनजीटी के निर्देश पर अगले आदेश तक रोक भी लगा दी। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खदानों की नीलामी को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केंद्र ने 41 कोयला खदानों की नीलामी का फैसला लिया था, जिसमें से कि 9 खदानें झारखंड में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला ब्लॉकों की वर्चुअल नीलामी की प्रक्रिया शुरू की थी, जिस पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रोक लगाने की मांग की थी। झारखंड सरकार का कहना था कि दुनिया भर में फैले महामारी के कारण इन खदानों की नीलामी का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोयला खदानों के व्यावसायिक खनन से आदिवासियों की जिंदगी भी प्रभावित होगी। कोर्ट ने केंद्र को झारखंड सरकार द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया था। इसमें केंद्र द्वारा कमर्शियल उद्देश्यों के लिए राज्य में 9 कोयला ब्लॉक की नीलामी के फैसले को चुनौती दी गई थी। राज्य सरकार ने कहा था कि कोयला खनन का झारखंड की विशाल आबादी और वन भूमि पर पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के निष्पक्ष मूल्यांकन की आवश्यकता है। साथ ही राज्य सरकार ने कहा था कि केंद्र के नीलामी के फैसले से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कबाड़ में उज्ज्वला योजना। एलपीजी भरवाने के पैसे नहीं तो कबाड़ में बिक रहे सिलेंडर और चूल्हे। जी हाँ दोस्तों, उज्ज्वला योजना लागू करने के बाद भले ही मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, लेकिन महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है। रसोई गैस सिलेंडर, हरी सब्जियां हो या पेट्रोल डीजल, इनकी कीमतें आम जनता की पहुंच से बाहर हो रही है। आलम यह है कि महिलाएं सिलेंडर भरवाने की बजाय फिर से चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है और उज्ज्वला योजना में मिले सिलेंडर हो या आम सिलेंडर घर के एक कोने में पड़े हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस नेता ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उज्ज्वला योजना में मिले गैस सिलेंडर और चूल्हे भूसे के ढेर में पड़े मिले हैं। ऐसे में कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ट्विटर पर वायरल हो रही यह वीडियो मध्य प्रदेश के भिंड जिले की है। इसमें मोदी सरकार की सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वाली उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर और चूल्हे भूसे के ढेर में पड़े हैं और कबाड़ में बिक रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सवाल खड़े किए हैं कि यह स्थिति उस प्रदेश की है जहां के जबलपुर में देश के गृह मंत्री ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी। महंगाई की मार के कारण लोग वापस चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का बीजेपी पर हमला, कहा सीमाओं पर घमासान है। भारत तो तब भी महान है, पर केंद्र सरकार नाकाम है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा, किसान परेशान है, महंगाई पहुंची आसमान है, सीमाओं पर घमासान है। भारत तो तब भी महान है, पर केंद्र सरकार नाकाम है। राहुल गांधी ने ट्वीट में किसानों का जिक्र किया है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। कई दौर की वार्ता के बाद भी किसानों की मांगे केंद्र सरकार ने नहीं मानी। ऐसे में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मेड इन इंडिया को लेकर सरकार दोहरी जुबान में बात कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार मेड इन इंडिया को लेकर दोहरी जुबान में बात कर रही है। उन्होंने मेड इन इंडिया को सरकार का सिर्फ एक जुमला करार दिया। कांग्रेस नेता ने एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, हमेशा की तरह एक बार फिर दोहरी जुबान, मेड इन इंडिया, जुमला। उन्होंने जिस खबर का हवाला दिया उसमें कहा गया है कि चीन के साथ भारत का व्यापार 49% बढ़ गया है। इससे पहले बृहस्पतिवार को विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भारत चीन कारोबारी संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें बढ़ते व्यापार असंतुलन और कारोबारी बाधाओं का मुद्दा शामिल है। उन्होंने कहा था, चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी है। $14.7 ट्रिलियन सकल घरेलू उत्पाद के साथ चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोविड-19 महामारी के बीच भी चीन एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था रही जिसने 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। विदेश सचिव ने यह भी कहा था कि इस साल के पहले 9 महीनों में चीन के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार 90 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49% अधिक है। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
रविवार को पत्नी और बेटी के साथ बिहार लौटेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो के लालू प्रसाद यादव रविवार को बिहार आ रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती भी पटना आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू यादव को पटना आने को लेकर परिवार के लोगों ने एम्स के डॉक्टर राकेश से सलाह ली है। डॉक्टर की सलाह और सहमति के बाद ही लालू प्रसाद यादव का पटना आना तय हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लालू यादव के पटना आने के बाद उनकी सेहत का ख्याल राबड़ी देवी और मीसा भारती रखेंगी। इसी कारण से दोनों साथ आ रही हैं। डॉक्टरों ने लालू को अधिक लोगों के संपर्क में नहीं आने की सलाह दी है। साथ ही खाने और पानी पीने को लेकर भी डाइट चार्ट दिया है। साथ ही सही वक्त पर दवा लेने और समय समय पर शुगर लेवल चेक करने को कहा है। बता दें कि लालू यादव खुद पटना आने की इच्छा जता रहे हैं। इस बात का खुलासा खुद तेजस्वी यादव ने बीते दिनों दिल्ली से पटना लौटने के बाद पटना एयरपोर्ट पर किया था। तब लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से कहा था कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी बिहार आने को बेताब हैं, मगर उनकी सेहत का ध्यान रखना हम लोगों का काम है। डॉक्टरों से हम लोगों ने सलाह ली है, जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। बता दें कि इससे पूर्व भी लालू प्रसाद यादव की बिहार लौटने की खबर आ रही थी, जिसके लिए पार्टी कार्यालय में तैयारियां भी चल रही थी। इसी बीच पटना आई राबड़ी देवी दिल्ली लौट गईं और उन्होंने बताया था कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसके चलते वो पटना नहीं आ रहे हैं। हालांकि अब लालू यादव का बिहार आने का रास्ता साफ हो गया है।